हेलो एवरीवन। जो कि अभी हम अप्लाइड मैकेनिक्स की ये फ्रिक्शन वाली यूनिट चल रही थी, जिसमें हमने पिछली वीडियो में पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन कवर किए थे और उसको जस्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो ये अगला क्वेश्चन 47 है, यानी 147। तो इसे देख लीजिए पढ़ के क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या गया है, कुंडली कोण, ठीक है, एल्फा, ठीक है, और घर्षण के कोण फाई के स्क्रू जैक पर भार डब्ल्यू को उठाने में लगे प्रयास के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लें। द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए लोड डब्ल्यू ऑन ए स्क्रू जैक विद विद हेलिक्स एंगल एल्फा, ठीक है, एंड एंगल ऑफ फ्रैक्शन फाई इज इक्वल टू। तो ये हमारे पास जो है डी इसका ऑप्शन ठीक है, जिसको हमने पहले भी आपको डिस्कस करके बताया था। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन है, आप चाहें तो इसको देख लेना। सॉल्यूशन काफ़ी बड़ा है। सॉल्यूशन ये जो कि हमने पहले ही करा चुके हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए। घर्षण गुणांक होता है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज द। तो घर्षण गुणांक होता है, क्या होता है घर्षण गुणांक, उसके लिए देख लीजिए। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बी ठीक है। बी ऑप्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, सीमांत घर्षण तथा सामान्य घर्षण का अनुपात, ठीक है, रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन एंड नॉर्मल फ्रैक्शन इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं भाई, म्यू। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, जब सीमांत संतुलन हो, यानी सीमांत संतुलन की कंडीशन में, है ना, तो पिंड ठीक चलने की ही स्थिति में होता है। तब इस स्थिति में मैक्सिमम जो फ्रैक्शन होता है, जिसको हम चरम घर्षण बोलते हैं, एफ, तथा अविलंब प्रतिक्रिया आर का अनुपात सदैव कांस्टेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, घर्षण गुणांक। ठीक है भाई, तो सिंपल आप याद रखेंगे घर्षण गुणांक के लिए म्यू बराबर एफ अपॉन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, देखें। 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज सतह पर यह भार रखा जाता है। वस्तु और सतह के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक और शुद्ध गतिक घर्षण गुणांक क्रमशः, ठीक है, 0.5 और 0.4 हैं। तो वस्तु को क्षैतिज दिशा में गति प्रदान करने हेतु न्यूनतम बल की आवश्यकता है, जी का मान दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से आप पढ़ लें। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है यहाँ पर, ठीक है। वस्तु का द्रव्यमान m बराबर दे रखा है 20 किलोग्राम। वस्तु और सतह के बीच घर्षण गुणांक ये दे रखा है, तथा शुद्ध गतिक, ठीक है, घर्षण गुणांक, डायनेमिक फ्रैक्शन की वैल्यू दे रखी है और स्टैटिक फ्रैक्शन की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, स्टैटिक फ्रैक्शन म्यू एस बराबर 0.5 और डायनेमिक फ्रैक्शन म्यू के बराबर 0.4 ये दे रखी है। तो डायग्राम में हमने यहाँ पर आपको पता कि ये जो कोई बॉडी है, ठीक है, और बॉडी का वेट नीचे W बराबर mg लगेगा, और रिएक्शन इसकी जो है वो जस्ट ऊपर की ओर होगी, है ना। ये रिएक्शन इसकी दिखाई गई है, और इस पर ये फोर्स लगाया गया है, तो फ्रैक्शन पीछे की ओर लगेगा, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। तो R बराबर क्या होगा भाई, mg, m का मान दे रखा है 20, g का मान 10, तो R हमने निकाल लिया। अब वस्तु को क्षैतिज दिशा में गति प्रदान करने हेतु न्यूनतम आवश्यक बल, तो बल के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, F बराबर म्यू आर। ठीक है, F बराबर म्यू आर, तो म्यू का मान हम निकाल चुके हैं, दिया है हमें म्यू का स्टैटिक फ्रैक्शन का। ठीक है, 0.5 गुणा 200 बराबर 100 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया, यानी विकल्प आपका डी ठीक हो जाएगा। तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, आप उनको भी करते रहें, छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपके आएंगे। और क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद सॉल्यूशन यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं क्वेश्चन। तो
कोई दिक्कत अगर आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 20 एंगल आनित आनित के आनन आनत तल से क्षैतिज में एक पिंड को खींचा जाता है। पिंड और तल के बीच घर्षण का कोण 17 अंश है। तल पर पिंड को खींचने के लिए संचित बल तब न्यूनतम होता है जब इसे इसमें से किस डिग्री कोण पर लागू किया जाता है। तो इंग्लिश में पढ़ो इसको, यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए, ए बॉडी इज पुल्ड अप ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन of inclination 20 degree to the horizontal. The angle of friction between the body and the plane is 17 degree. The force required to pull the body up the plane is minimum when it is applied. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 20 का ठीक है, आंसर नंबर 20 का विकल्प ठीक है। क्या है, तल से 20 अंश के कोण पर। क्यों होगा, इसका रीजन देख लीजिए। रीजन आप देख लीजिए क्या है, तल पर पिंड को खींचने के लिए संचित बल तब न्यूनतम होता है, यानी रिक्वायर्ड फोर्स है ना, जब पिंड को आनत तल कोण अल्फा से घर्षण कोण फाई के बराबर कोण पर खींचा जाए, है ना। ये कंडीशन होती है जो कि हमने डेरिवेशन में आपको कराई थी, वहाँ आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अतः न्यूनतम कोण घर्षण कोण के बराबर तल से 17 अंश के कोण पर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जंप करते हैं। देखिए क्वेश्चन अगला है 151। ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.2. If pulled by a horizontal force of magnitude 10 Newton, the friction force will be. तो यहाँ पर आप हिंदी में भी इसको पढ़ लें। एक क्षैतिज सतह पर द्रव्यमान 5 किलोग्राम का एक ब्लॉक आराम कर रहा है, ठीक है। ब्लॉक और सतह के बीच घर्षण का गुणांक 0.2 है। अगर परिमाण 10 न्यूटन की क्षैतिज बल द्वारा खींचा जाता है तो घर्षण बल होगा। आप इंग्लिश में पढ़ें तो ज़्यादा क्लियर रहेगा, बाकी हिंदी से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। और इसके सॉल्यूशन में देखिए, हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। ये आपका कोई पिंड रखा हुआ है भाई किसी क्षैतिज समतल पर, ये वाला है ना, ये रफ कोई ये क्षैतिज समतल है, इस पर आपका कोई पिंड रखा हुआ है। और यहाँ पर जो वेट है इसका W बराबर mg, और ये रिएक्शन ऊपर की ओर होगी। इधर कोई फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल इधर लगेगा। देखिए m बराबर दे रखा है, म्यू बराबर दे रखा है, p बराबर दे रखा है, बस सिंपल घर्षण बल निकालना। F बराबर म्यू आर होता है, म्यू की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर F बराबर म्यू आर, आर बराबर क्या होगा mg, तो mg m हमारे पास दे रखा है, g का मान दे रखा है, बस 9.81, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन जो है विकल्प आपका ए ठीक है, यहाँ पर विकल्प ए ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखिए, द मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन एट विच ए बॉडी कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम ओवर द प्लेन entirely by the assistance of फ्रैक्शन इज कॉल्ड। चलो हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, एक तल का वह अधिकतम झुकाव जिस पर एक पिंड तल पर पूर्ण रूप से घर्षण के कारण साम्यावस्था में बनी रहे कहलाता है। क्या कहलाता है, बी इसका ऑप्शन ठीक है, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज के लिए हमने बहुत अच्छे से अपनी डिटेल वीडियो में भी बताया है, और पीछे अभी भी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज के लिए देखिए आपको पता है अल्फा बराबर क्या होता है, लैम्डा, ठीक है। अल्फा बराबर लैम्डा होता है,
तो यहाँ पर देखिए, आज मुझे थोड़ा कोल्ड हो रहा है ना, सर्दी, इसलिए खांसी आ रही है बार बार। तो आपको वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, डिस्टरबेंस। देखिए, किसी तल का वह अधिकतम झुकाव जिस पर रखा एक पिंड तल पर पूर्ण रूप से घर्षण के कारण साम्यावस्था में बनी रहे, ब्राह्म कोण कहलाता है। घर्षण कोण को ब्राह्म कोण भी कहते हैं, अर्थात विश्राम कोण किसी भी तल, ठीक है, किसी भी नत समतल का क्षैतिज में वह अधिकतम कोण है जिस पर संबंधित पिंड बिना बाह्य बल की सहायता से विश्राम कर सकता है। तो ये कंडीशन आपने पढ़ी थी, tan फाई बराबर म्यू बराबर टेन लैम्डा और अल्फा बराबर लैम्डा हो जाएगा। तो अल्फा यहाँ क्या होता है, घर्षण कोण होता है, और लैम्डा विश्राम कोण, जो कि इस कंडीशन में बराबर होते हैं। क्वेश्चन है, ये है, इन ए रफ प्लेन मूविंग ऑब्जेक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ फ्रैक्शन एंगल इज 30 डिग्री द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी किसी खुरदरे क्षैतिज तल पर आगे बढ़ने वाले वस्तु के लिए यदि घर्षण कोण 30 डिग्री है तो घर्षण गुणांक होगा। तो बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस घर्षण गुणांक पूछा है। तो घर्षण गुणांक यानी फ्रैक्शन फोर्स के लिए फार्मूला हमने पढ़ा था F बराबर म्यू आर, और यहाँ आपसे म्यू पूछा है तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन आर। ठीक है, ये आप देख रहे हैं फार्मूला, है ना। और म्यू बराबर क्या होता है, tan फाई, ये लगा दिया हमने। तो म्यू बराबर tan फाई है, tan का मान लगाया, ठीक है। तो म्यू बराबर tan का बस मान लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। tan 30 का मान जो है भाई आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इसका डी विकल्प ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आप लोग लगाएं, छोटे छोटे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। देखिए, द फ्रिक्शन ऑफ ए बॉडी इज हाई व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, यानी उस पिंड का घर्षण उच्च होता है जब घर्षण गुणांक हो। घर्षण गुणांक का एक कंडीशन देखिए, इसका जो विकल्प सी ठीक है, और यहाँ पर पढ़ के देख लो, ठीक है, पढ़ के देख लो क्या है। किसी भी पिंड का घर्षण बल तब ज़्यादा होता है जब उसका घर्षण गुणांक भी ज़्यादा हो, यानी घर्षण बल F का मान किस पे डिपेंड करता है, म्यू पर। आप देख लें यहाँ पर, देखिए F बराबर क्या होता है, देखिए F समानुपाती होता है R के, और यहाँ पर F बराबर म्यू आर, है ना। तो म्यू पे डिपेंड करता है F की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर tan फाई बराबर म्यू बराबर F अपॉन आर होगा। तो यहाँ मैंने ये जो एरो बना के लिखा है, ठीक है, ये अगर म्यू ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा। जैसे जैसे म्यू बढ़ेगा फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता जाएगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है। आगे देखते हैं। द काउज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इज, दो सतहों के बीच घर्षण का कारण है। दो सतहों के बीच घर्षण का कारण क्या होता है भाई, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है ठीक होगा, बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या कारण होता है दो सतहों के बीच, ये वाला, ठीक है, पदार्थ व रुक्षता, द मटेरियल एंड रफनेस, ये का मुख्य कारण होता है। सॉल्यूशन देख लें। सॉल्यूशन में क्या लिखा है, घर्षण एक बल है जो दो संपर्क सतहों के बीच गति की प्रवृत्ति का विरोध करता है। घर्षण दो संपर्क सतहों की प्रवृत्ति यानी रुक्षता तथा पदार्थ पर निर्भर होता है, ना कि उनके क्षेत्रफल या भार पर। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इस बात को आप नोट कर लें, ठीक है। जो घर्षण होता है वो क्षेत्रफल या भार पर डिपेंड नहीं करता है, वो किस पर करता है, सतह की प्रकृति और पदार्थ पर निर्भर करता है, ठीक है। और आगे यहाँ पर ये भी देख लें, ठीक है, स्थैतिक घर्षण गतिक घर्षण से हमेशा ज़्यादा होता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट मोस्ट बात ये रहेगी आपकी, ये लाइन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसे नोट कर लो, ठीक है। अच्छा,
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा नहीं कराऊंगा मैं, पहले दवा खाऊंगा खांसी की, ठीक है। एक क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, अगले वीडियो में देखें इसको, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये जो है 57 जो है 56 है ना। क्वेश्चन पढ़ लें आप, कोशिश करें लगाने की, मैं यहाँ पर अगली वीडियो में भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो ये 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी को एक चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार से लगा रखा है और उस सीढ़ी का निम्नतर अग्र दीवार से 3 मीटर दूरी है। साम्य के लिए सीढ़ी तथा सतह के बीच के घर्षण का गुणांक कितना होना चाहिए। तो ये लैडर फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। लैडर फ्रैक्शन आप पहले पढ़ें और इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊं, तब आपके समझ में आएगा लैडर फ्रैक्शन का। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो लैडर फ्रैक्शन क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसकी एक वीडियो मैं आपको अपने जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो है ना, उसमें मैंने डाल रखी है, आप वहाँ जाके देख लें, या फिर मैं इसको अगली वीडियो में बता दूंगा। अभी फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा खांसी की दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं अगले वीडियो में इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। थैंक यू।